एक बुजुर्ग के कंधे पर कितने साल की बीजेपी ढोएगी है। करोड़ों रुपए कमीशन हमको भी आता है। मुझे माफ करना, लेकिन सैद्धांतिक रूप से बीजेपी ने 2 नाम क्यों दिए? मतलब फार्म तब मिलेगा जब 10 लोगों को ले आएंगे, परेड कराएंगे। तो आप पहले कारण बताएंगे, हम नाम बताएंगे। वापसी लेने से पहले अगर नरेंद्र मोदी जी का स्वर्गवास हो गया, 3 दिन तक फॉर्म जमा ही नहीं करा गया। लाइन में कितने घंटे लगे थे? साहब, लाइन में बीजेपी के लोग आगे लगाए जाते थे। आप उनसे लव यू करने आए थे। संघर्ष नहीं तो है क्या? क्या चाणक्य क्या सिद्धांत है? अगर संघर्ष नहीं है तो है क्या? तो माँ गंगा ने हमें भी तो बुलाया है, सिर्फ उनको बुलाया है क्या? अजय राय आए, रजिस्टर बनाया गया था कि साहब उसमें नोट करो तब आप अंदर जाओगे, लेकिन उस रजिस्टर में ना अजय राय का नाम है, ना किसी भी उम्मीदवार का उस रजिस्टर में नाम ही नहीं है। इसका मतलब क्या? सरकार ने कहा इसके बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है, स्लो हो जाता है, आप नियमित रूप से काम नहीं कर पाएंगे, आप अपने घर बैठिए। तो अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, माने जवान लोग पीछे बैठेंगे, आराम करेंगे, बुजुर्ग लोग आगे देखे ऐसे ऐसे हत्ता हिलाएगा। वाराणसी में आए थे लोकसभा का नामांकन करने, अब वापस जा रहे थे। हसरत थी, नामांकन करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, लोगों से वोट मांगेंगे। और यह वाराणसी है जहां 2 बार से नरेंद्र मोदी जी सांसद हो रहे हैं और प्रधानमंत्री भी हो रहे हैं। क्या मंशा थी? क्यों आ गए थे वाराणसी? वाराणसी में कोई जमीन भी नहीं थी, कोई उस प्रकार का जनाधार भी नहीं था। अधिवक्ता हैं और मुरादाबाद से चले आए, प्रैक्टिस भी करते हैं। क्या क्या इनके साथ घटित हुआ, कैसे नामांकन फार्म के लिए लाइन में लगे, ट्रेजरी चालान तो जमा कर दिया 25,000 रुपये की, पता नहीं वापस मिला कि नहीं मिला, क्या क्या झेला। और प्रधानमंत्री यहाँ के जिला प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी इत्यादि, पर इन्होंने थाने में तहरीर भी दिया है कि इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाए, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसके विरुद्ध इन लोगों ने हमारे साथ आचरण किया है, हमारे मौलिक अधिकार हैं उसका हनन किया है, मानव गरिमा से जो हमें जीने का अधिकार है उसके साथ भी इन लोगों ने नाइंसाफ़ी किया है। शुभकामना भाई साहब। नमस्कार। लौट के बुद्धू घर को आए, एक कहावत इधर है, पता नहीं। ऐसा नहीं कहते हैं। अच्छा, मतलब मैं बुद्धू आपको नहीं बना रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं। अच्छा, एक और कहावत है। वाराणसी में जो मुख्य जिनके लिए आप ये कह रहे हैं कि सब वाराणसी में क्यों आए, तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी गुजरात के रहने वाले लोग हैं। शायद उनको आपका मूल जिला भी नहीं मालूम होगा, वो भी तो यहाँ वहाँ से यहाँ आए हैं। तो माँ गंगा ने हमें भी तो बुलाया है, सिर्फ उनको बुलाया है क्या? अच्छा, तो माँ गंगा ने तो उनको गोद भी ले लिया। गोद माँ गंगा ने नहीं लिया। अगर गोद माँ गंगा लेती तो वो गंगा में समा गए होते हैं। अच्छा, मतलब गंगा जिसको गोद लगी वो समा जाएगा, वो समा जाएगा, मतलब उसका अंत हो जाएगा। गंगा जी में सिर्फ डुबकी लगाई जाती है, पाप धोए जाते हैं, स्नान किया जाता है। माँ गंगा कभी किसी को गोद नहीं लेती। गोद अगर ले लिया तो वो समा जाएगा, गोद में चला जाएगा। चलिए, आप यहाँ आए थे चुनाव लड़ने की हसरत के साथ कि लड़ेंगे। किस तारीख को आप आए थे? कल प्रधानमंत्री जी भी आए थे, लेकिन मेरा आगमन हुआ 5 तारीख को, क्योंकि मेरे साथ लाव लश्कर नहीं है, ऐसी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है। मेरी एक इच्छा थी कि हम चुनाव लड़ेंगे और अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि देखिए सिद्धांत सबके अलग अलग होते हैं, सारे विचार अलग अलग होते हैं। अब अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपने विचार रखूं जो संसद में जाने के लिए एक प्रथम मुखिया बनने के लिए तैयार हो, उनके सामने, उनके शहर में, उनके पेपर में, जब आप किसी पेपर में अपना इंटरव्यू दोगे तो उनके साथ में हमारे भी विचार छपेंगे। अगर हम अपने सिद्धांत को स्थायित्व देना चाहते हैं तो वह प्रधानमंत्री जी के कानों तक जाएंगे, उनकी आंखों तक जाएंगे। तो अगर उनके कानों तक पहुंचाना ही था, अगर आपको अपनी समस्या और इस दिशा में, तो बहुत से रास्ते हैं। केवल आकर के यहाँ मतलब हाईलाइट होने का क्या मतलब है? जी, अरे यार ये तो संसद में जाइए। अरे संसद में जाना आसान है, जमीन क्या है? जमीन नहीं होती है। बिना जमीन के कैसे आदमी संसद में? ऐसा देखिए, ये कोई सिद्धांत नहीं है। बीजेपी ने आज 2 नामांकन करे अलग अलग व्यक्तियों के नाम से। एक व्यक्ति है श्री नरेंद्र मोदी जी, दामोदर दास श्री नरेंद्र मोदी जी। हाँ। दूसरे व्यक्ति हैं कोई उनके विधायक हैं, उनके हाँ, नाम से। हाँ। 2 टिकट क्यों दिए भाई, आप बताइए।
अब उसके बहुत कारण हो सकते बताइए हैं। ना, हाँ, कारण क्या? चलिए कारण कारण क्या? चूंकि प्रैक्टिकल हम प्रैक्टिकल हैं मैं इसलिए। जानता हूँ प्रैक्टिकल क्या तो है। आप पहले कारण बताएंगे, हम नाम बताएंगे। वापसी लेने से पहले अगर नरेंद्र मोदी जी का स्वर्गवास हो गया, ऐसा व्यक्ति ऐसा खड़ा है। ऐसा ऐसा नहीं कहते हैं। सब सिद्धांत अरे है अभी ये। अभी 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 अमित शाह ने कहा है, साहब अभी मुझे अभी माफ करना, अभी अरविंद मुझे केजरीवाल, माफ करना, नहीं, नहीं, अभी नहीं, अरविंद मुझे केजरीवाल, पहले एक मिनट, मुझे माफ करना, लेकिन सैद्धांतिक रूप से बीजेपी ने 2 नाम क्यों दिए? हम बता रहे हैं, हाँ, हम बताइए। बता रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल से आए 51 दिन बाद, उन्होंने यह कहा कि 2 महीने बाद योगी आदित्यनाथ का पत्ता साफ, नंबर 1। दूसरी भविष्यवाणी, अब ये सभी ज्योतिषाचार्य हैं, आप पूरी बात सुन लीजिए, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं और इनकी यह अकाट्य वाणी इनकी होती है। दूसरी बात उन्होंने यह कहा कि नरेंद्र मोदी अगले साल जब 75 साल के हो जाएंगे तो अपना पदभार संपूर्ण दायित्व अमित शाह को दे देंगे, यानी अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बात सुन लीजिए, तो अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अमित शाह ने पलटवार करते हुए यह कहा कि नरेंद्र मोदी जी 2029 तक रहेंगे और उसके बाद भी रहेंगे। एक बुजुर्ग के कंधे पर कितने साल के बीजेपी ढोएगी है? अच्छा ये बताइए हाँ, बुजुर्ग बताइए। बुजुर्ग क्या क्या जवानी की परिभाषा उम्र से तय होती है जी, शास्त्रों में लिखा है। अरे शास्त्रों की छोड़िए, उम्र से। संविधान एक में चीज बताइए। अरे भैया 60 साल में आप बुजुर्ग हो जाते हैं, ये तो गवर्नमेंट कहती है। अच्छा ये बताइए, आप रिटायर्ड हो जाते हैं, आप 70 साल हो लिए। जितना तेजी से। अरे पहले मेरी बात सुन लिए, एक क्वेश्चन आपने करा है, सबसे पहले मेरी बात सुनिए। 60 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं साहब, 58 साल पहले थे, उसके बाद 60 साल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल में होते हैं। इसका मतलब क्या? सरकार ने कहा इसके बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है, स्लो हो जाता है, आप नियमित रूप से काम नहीं कर पाएंगे, आप अपने घर बैठिए, घर बैठ के ज्ञान झाड़िए। इनकी उम्र कितनी है साहब? मुझे लगता है शायद 63 या 64 साल है शायद। मतलब एक साल में नहीं, 75 74 अभी 74 75 तो- साल तो- अभी। अब मेरी नजर में नहीं, तो क्या इनके बनाए हुए कानून की नजर में, संसद के बनाए हुए कानून की नजर में ये बुजुर्ग हो चुके हैं। अब आप एक बुजुर्ग के कंधे को कितना आप दर्द दोगे? ये आप बुजुर्ग के कंधे से भार उठाने के लिए मुरादाबाद से एक युवा अधिवक्ता आ जाता है वाराणसी। नहीं, बुजुर्ग के कंधे से भार उठाने के लिए बीजेपी को काम करना चाहिए। अच्छा, हमें नहीं। उसने नहीं किया इसलिए आप आ गए। हम अपने लिए आए। देखो साहब, देखो आप पहले मेरी बात सुनिए। मेरे घर में अगर कोई एक बुजुर्ग है, कोई ना कोई तो बुजुर्ग होगा ही, अगर आप उसको आगे रखते हैं, उससे अपेक्षा करते हैं कि भैया मेरी गाड़ी वही चलाएगा, मैं तो सिर्फ पीछे रहूंगा, तो ये नालायकी है या नहीं है? ठीक बात है। माने जवान लोग पीछे बैठेंगे, आराम करेंगे, बुजुर्ग लोग आगे देखे ऐसे ऐसे हत्ता हिलाएगा। ये क्या है भाई? आपने किनके किनके खिलाफ अपराध दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दिया है? कौन लोग अभियुक्त? मैंने जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, एसएसपी और है एक एसबीआई के यहाँ के जो ब्रांच मैनेजर हैं, एसबीआई ब्रांच मैनेजर मुख्य शाखा जो कचहरी जो महिला है, जिनका काम था कि ट्रेजरी में चालान जमा कराने का मुख्य कार्य उनका वही होता है। अच्छा, 5 तारीख को आप आ गए। 5 को आपने क्या किया? देखिए 5 तारीख को सबसे पहले मैंने चालान लिया। कैसे आए? ट्रेन से आए, फ्लाइट से आए कि? नहीं, मैं ट्रेन से आया था। अच्छा, ट्रेन से आए। 5 तारीख को आपने? 5 तारीख को आने के बाद 6 तारीख से काम चालू हुआ। 7 से नामांकन। 7 से हुआ नामांकन। हाँ, तो मैंने सबसे पहले चालान लिया। सुबह तो नहीं आया था मैं, लगभग मैं आया था 3 बजे के आसपास। हाँ। सॉरी 2 बजे के आसपास। 3 बजे नंबर आ गया था। एक बार अपना परिचय बताइए, लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग बात ही करते रह गए। मैं राहुल गुप्ता। इसे काटना। हाँ ठीक है, राहुल गुप्ता पर्याप्त है। हाँ। राहुल पर भी चल जाता, अब आपने बता दिया है तो ठीक है। यही बिरादरी मोदी जी की भी है, और लोग कहते हैं कि भैया जाति को जाति बर्दाश्त नहीं करती है, ऐसे भी कहा जाता है, इधर कहा जाता है, पता नहीं आपकी तरफ। हो सकता है, लेकिन अगर मैं अपना बहुत बड़ा परिचय दूंगा तो मैं एक शासक हैं, पूर्व में रह चुके हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अच्छा। या चंद्रगुप्त, गुप्त वंश का
एक ही शासक है जिन्होंने शौर्य का एक परिचय दिया है, जिनके गुरु चाणक्य थे। उनके आधार पर हमने एक पार्टी बनाई है, राष्ट्रीय चाणक्य पार्टी। अच्छा, सिद्धांत वही है, गुप्त वंश। अच्छा, उस पार्टी से आप लड़ना हाँ, चाहते मैं थे। उस पार्टी। ठीक बात है, ठीक बात है। तो आपने फिर 25,000 रुपया जमा किया। हाँ, और ट्रेजरी चालान फिर वो आपको अब मिल गया, हमको दे दिया गया स्टैंप लगा करके स्टैंप। और जब भी हम वहाँ पे गए तो उन्होंने 3 बजे जमा किया। समय निकल गया, हमने कहा आप अगली बार आइए। अब जो मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी थे, उनका यह कर्तव्य था कि वो उस प्रक्रिया को, निर्वाचन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाते, लेकिन उन्होंने उसमें रोड़े अटकाने शुरू कर दिए ताकि बाहर के लोग यहाँ ना आ पाए। अब बाहर का मतलब है तो राज्य से बाहर। आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ ये हुआ कि हमें 3 चालान दे दिया गया। हमने कहा कि साहब हमें फॉर्म दे दीजिए, नामांकन फॉर्म दे दीजिए। बोले वो आपको तब मिलेगा जब आप 10 लोगों को लाएंगे यहाँ पर। अच्छा, परेड मतलब फार्म तब मिलेगा जब 10 लोगों को ले आएंगे, परेड कराएंगे। हमने साहब 10 लोग तो आ जाएंगे, लेकिन उन्हें लाने के लिए हम उन्हें लेके आते हैं, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ है, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, लोग चले जाते हैं। लेकिन वकील साहब एक चीज़ बताइए, नामांकन फार्म तो आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, आप अपना आईडी प्रूफ दिखाएंगे ना कि आप इसी देश के हैं ना कि बांग्लादेश के हैं। नंबर एक, पूरी बात हो जाए पर प्रक्रिया को बाधित नामांकन फार्म जमा करते वक्त उनकी जरूरत होगी। बीच में तो फार्म लेते वक्त उनको परेड कराएं, फिर फार्म जमा कर को बाधित करना। मैं यही तो कह रहा हूँ, प्रक्रिया को बाधित करना, प्रक्रिया को चरणों में तोड़ देना। अब ऐसा थोड़ा ना होता कि आपको खाने के लिए तो बुलाया गया, पहले पानी पी लो, उसके बाद पानी नहीं मिलेगा। अच्छा, पहले आप खाना खा लो, और खाना खाने के बाद ये करना। अच्छा, और पहले उसके बीच में कुछ नहीं करना, माने ये बाधित करना होता है। आपको ऐसे नियम बताना जिसका कोई उल्लेख नहीं। तो क्या हुआ आपके साथ फार्म लेने में क्या क्या कठिनाई? फॉर्म मुझे नहीं मिला, मैं क्लियर बात कहूँ। फिर फॉर्म हमने डाउनलोड किया, उसको भरा गया। उसको भरने के बाद उसकी 4 प्रतियां बनाई गई। 4 प्रतियां बनाकर फिर हम जमा करने गए। 3 दिन तक फॉर्म जमा ही नहीं करा गया। लाइन में कितने घंटे लगे? देखिए साहब, लाइन में बीजेपी के लोग आगे लगाए जाते थे और आरएसएस के लोग आगे लगाते थे। वो पूरी प्लानिंग के साथ काम करते थे कि किसी भी तरीके से वो 3 घंटे कंज्यूम करो, खत्म करो। और जो लोग फॉर्म भरते थे वो मुख्य द्वार से जाते ही नहीं थे, उसके लिए दूसरा द्वार बनाया गया था। अजय राय आए, रजिस्टर बनाया गया था कि साहब उसमें नोट करो तब आप अंदर जाओगे, लेकिन उस रजिस्टर में ना अजय राय का नाम है, ना किसी भी उम्मीदवार का उस रजिस्टर में नाम ही नहीं है। बैक डोर से चले गए, बैक डोर से गए, बैक डोर से आ गए। प्रधानमंत्री जी तो उस डोर से गए। प्रधानमंत्री जी के लिए नियम उन्होंने सही बनाया, लेकिन बाकी उम्मीदवार के लिए तो कई दिन लाइन लगाए आप नामांकन फार्म के लिए? 3 दिन असफल रहे। नहीं, हमने फिर नामांकन फॉर्म भर लिया। हमें डाउनलोड वाला भर लिया। फिर वह भरने के बाद जमा करने की दिक्कत थी। अब वो देखिए साहब, स्लॉट होता है। अब आप यहाँ पे बात को समझिए, निर्वाचन आयोग ने नेट के माध्यम से एक स्लॉट दिया गया है। इसकी जानकारी हम लेने गए तो हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। अरे सर, ऐसे थोड़ा होता है कि साहब हम आपको दे देंगे और आप नेट से जमा कर दोगे तो सब कर देंगे। लेकिन यहाँ पर भी वो लोगों ने स्लॉट लिए, उन लोगों ने स्लॉट लिए जो खुद बीजेपी के लोग हैं। माने हर तरीके से बाधा पहुंचाओ। स्लॉट भी बंद कर दिए, जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आपके रास्ते सारे बंद कर दिए। अब बताओ बेटा कैसे जाओगे? तो वो सारे स्लॉट उन्होंने ले रखे हैं। हम स्लॉट लेने का साहब, स्लॉट सब बुक हो गए। स्लॉट की मात्रा होती है कि साहब 1 घंटे में 4, माने कि 4 घंटे में कुल कितने स्लॉट दे दिए? 16 सब के सब बुक। यहाँ 4 घंटे में 16 स्लॉट हो गए। निर्वाचन आयोग कह रहा है कि 15 मिनट लगते हैं पेपर जांचने के लिए, लेकिन हमारे डीएम साहब दिन में 45 मिनट लगा रहे हैं एक पेपर की जांच करने के लिए। फिर क्या किया आपने? थाने में क्यों गए आप? फिर हम जब सबसे निराश हो गए तो हमने कहा भैया ये तो वैसे मानेंगे नहीं, ये तो प्रक्रिया को बाधा पहुंचा रहे हैं और ये बाधा पहुंचाने का कार्य सही नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया को ही ख़त्म कर देंगे। अगर हम जांच करवाएं कि कितने लोगों ने निर्वाचन के लिए आए और चालान फॉर्म लिए, उन लोगों की लिस्ट बनाई जाए, सबके नंबर, फ़ोन नंबर सबके लिस्टेड हैं, सबके आधार कार्ड सबके लिस्टेड हैं,
अब सबकी जांच कराई जाएगी कि साहब ऐसा है, ये जिन्होंने चालान फॉर्म लिए उनकी लिस्ट निकालो आप। 80 लोग, क्या 80 लोग प्रतिदिन आए थे? कितने लोग आए थे? 4 दिन तो उन्होंने फॉर्म ही नहीं बांटे, 4 दिन कोई काम नहीं करा उन्होंने, ना निर्वाचन फॉर्म किसी को दिए हैं। जब आप दोगे नहीं, चालान फॉर्म नहीं बांटोगे, तो ये क्या है? अच्छा, जिन्होंने निर्वाचन फॉर्म ले लिए, जिन्होंने चालान फॉर्म ले लिए, जमा करा दिए, अब आप बताओ 14 तारीख से पहले कितने फॉर्म जमा हुए? वो लोग कहाँ गए? फिर आप थाने में तहरीर दिए? हाँ, हमने फिर थाने में तहरीर दे दिया। किस थाने में? थाना कैंट पड़ता है। हाँ, कैंट में दिया आपने। SHO मिले आपसे? नहीं, SHO नहीं थे, SHO सब प्रधानमंत्री की सेवा में लगे हुए थे। अच्छा। और उनकी सेवा ज़रूरी भी है। कोई उपनिरीक्षक रहे होंगे, जो भी रहे होंगे। हाँ, वो थे, हमने उन्हें जानकारी दे दी कि ऐसे ऐसे DM चलिए, साहब के खिलाफ। अच्छा, वह क्या होगा यह तो आपको पता ही है। देखिए, 2 बातें हैं। एक बार हम लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ तहरीर देने चले गए थे बिहार में। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि पुल बनता है, सड़क बनता है तो उसका एस्टीमेट बढ़ा करके बनाया जाता है और करोड़ों रुपए कमीशन हमको भी आता है, वो पैसा हम दूसरे काम में लगा देता है, अच्छे काम में लगा देता है। तो हम लोगों ने कहा, इस आदमी ने स्वीकार कर लिया कि भ्रष्टाचार हुआ है, हम कमीशन लेते हैं। बात पूरी सुन। हम लोग चढ़ गए थाने में, वहाँ गांधी मैदान थाने में अपराध दर्ज कराने मुख्यमंत्री के खिलाफ, जो वर्तमान मुख्यमंत्री है बिहार का, और पटना का गांधी मैदान थाना। और 4 पागल पहुँच गए, एक पागल मैं था और 3 हमारे गिरोह के अन्य सदस्य थे। सुन लीजिए पूरा मामला। पागल तो मत कहिए अपने आप को। अब भाई साहब, पागल से ही कल्याण होना है, कल्याण तो पागलों से ही होना है। तो भाई साहब केवल मार नहीं खाए हम लोग, चाय वाय पिला दिए सब, और ट्रेन में 4-5 स्टेशन तक पहुंचा के तो वापस हुए कि साले जाए यहाँ से कम छुट्टी हो। कहा कि हम अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ अपराध दर्ज करेगा, हमको नौकरी नहीं करना है का। बहरहाल यहाँ पर रुक जाइए, बस आप रुक जाइए। देश का संविधान ये नहीं कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ अपराध दर्ज नहीं करा सकते। आप राष्ट्रपति के खिलाफ भी अपराध दर्ज करा सकते हैं, शिकायत दे सकते हैं, मुकदमा दर्ज। देखिए, जैसे हमने DM के खिलाफ दिया है, तो इनके खिलाफ अगर FIR दर्ज अभी नहीं होगी, पहले जांच होगी, जांच में तथ्य सामने आएंगे, तथ्य सामने आने के बाद इनसे ऊपर के अधिकारी, माने कि कमिश्नर अगर होते हैं, तो उनको जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने के आधार पर अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो मुकदमा दर्ज होगा, उससे पहले नहीं होगा। मेन क्या होता है, आपने शिकायत दर्ज करानी है तो कमिश्नर के हाथ में चिट्ठी नहीं देनी है। जो आपका शिकायती पत्र है वो थाने में ही जाएगा। हाँ, थाने में ही दर्ज, तो थाने में आप होगा। थाने में कहो, या अगर हम उसे और छोटा तो कहते तो चौकी पे जाएगा। ठीक बात है, आपने वह कर दिया। इसके बाद क्या कर रहे हैं आप? 25,000 आपका मिला कि नहीं मिला? अभी कैसे मिल जाएगा? अभी तो पूरी प्रक्रिया, ये प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया अभी समाप्त को कहाँ हुई है। अच्छा, तो आपको मिलेगा 25,000? 25,000 मिलेगा। आपने नामांकन किया नहीं, करने ही नहीं दिया गया। और आप क्या करने जा रहे हैं इस पर? कहें कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ के चले जुआरी, ऐसे कहा गया है। हालांकि आप पर सटीक नहीं बैठ रहा है, लेकिन कबीर दास का है, कहें कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ के चले। यह किस पर सटीक बैठ रहा है? ये 4 तारीख के बाद मालूम पड़ेगा। अच्छा, 4 तारीख के बाद मालूम होगा। बहरहाल आप जा रहे हैं, क्या करेंगे आगे? खामोश होकर बैठ जाएंगे, यह कहेंगे कि ठीक है यार, मैंने कुछ किया तो अब नहीं हो पाया तो क्या करेंगे, अब ठीक है। शायद बीजेपी भी 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी, शायद जीती थी आज से 40 हाँ, शुरुआत 2 सीटों से ही हुई थी। आज एक बुजुर्ग के कंधे पर रखकर बीजेपी अपनी पार्टी। आप बार बुजुर्ग कह रहे हैं, मुझे यह बात बुजुर्ग नहीं है। अरे भाई साहब, उम्र से बुजुर्ग नहीं है, उम्र नहीं, अभी जवानी की शुरुआत हुई है। हमारे प्रधान सेवक को आप बुजुर्ग हो गए फिर तो। हमारे प्रधान सेवक हम तो बच्चे हो गए। बच्चे ही हैं, बच्चे भी हैं, कच्चे भी हैं। हाँ, कच्चे भी हैं। हाँ, वो तो बुजुर्ग और सच्चे भी नहीं है, पक्के आम है वो तो। पक्के आम तो नहीं है, पके आम है लेकिन रसीले आम है। हाँ, रसीले आम है। और इतनी बड़ी व्याख्या, हाँ, नहीं, तो हम ऐसे को व्याख्या नहीं देंगे। हम तो संवैधानिक और जो उनके जो देखिए, जिस संसद में वो बैठते हैं, जिन संसद के वो मुखिया हैं, जिस पार्टी के वो नेता हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो 74 साल के।
कोई बात नहीं, उनका संयम है, और नियम है, रहने का तरीका है, बात नहीं। युवाओं जैसी चुस्ती और फुर्ती है, सारा कुछ वैसे ही है, इतना 17-17 घंटा काम करते हैं। अरे यार क्या बात है हमारे प्रधानमंत्री, हम कब उन्हें दोषारोपण आप क्या करने जा रहे हैं अब आप? बुजुर्ग की सहायता। क्या सहायता करेंगे? पार्टी सहायता करना होता तो आप चुनाव लड़ने आते। हाँ, आप तो व्यवधान। हाँ देखिए सुनिए, चुनाव लड़ने के लिए ये नहीं है कि हमारा क्या उद्देश्य था, हम पहले अपना उद्देश्य समझाने, अपनी बात को कहना और उनके कानों तक पहुंचाना। मैंने आपके साथ बात करी तो वो सिर्फ लोगों तक ही जाएगी, उनके तक नहीं जाएगी। उन तक तब जाती जब मैं एक उम्मीदवार के रूप में आता, वो एक उम्मीदवार के रूप में मुझे देखते, जान नहीं और ये वो जानते कि यार कौन कौन खड़ा हुआ, क्या क्या उन्होंने बोला है। मजा आता जब साथ में मिला के चाय वाय पीते कि अरे यार चाय तो ये हम भी- पीते ही नहीं, हम किसी की चाय नहीं पीते बस। अरे बुला करके एक साक्षात्कार होता कि भैया हाँ, कौन उनसे कौन लोग बात हैं। करते। अरे और तो और आए, गुप्ता कहाँ से आ गया, ये भाई, कौन है जो? चंद्रगुप्त के बाद एक दूसरा गुप्त वंश शुरू होगा इस धरती पर। तो वो हमारे विचार भी देखिए, हमारे विचार ही तो है ना जो हमको यहाँ तक लाए हैं। हम अपने विचार को मिट्टी में नहीं डालेंगे, हम अपने विचार को स्थायित्व रूप प्रदान करना चाहते हैं। अब वो स्थायित्व तब आता जब हम एक उम्मीदवार के रूप में आते तो जैसे अगर आप उम्मीदवार के रूप में हैं, बहुत बड़ी पार्टी के हैं, तो ऐसा नहीं है कि देखिए उनकी एक अच्छाई भी है, वो सुनते हैं, मन की बात वो करते हैं, लेकिन मन की बात तभी तो करते जब उनके मन में आए विचार। अब उनके मन में कोई विचार डालेगा नहीं कि आप यार। बहरहाल अब आप कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? हाँ मैं कोर्ट जाऊंगा। कोर्ट जाएंगे पक्का? देखिए शिकायत तो हमने दे दी है, अब उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ये है राहुल गुप्ता जी, आए थे वाराणसी चुनाव लड़ने और इन्होंने भरपूर कोशिश किया, कोशिश में कुछ कामयाब हुए, नाकाम हुए, और मैं कामयाब हुआ हूँ। हार उसकी होती है जो मन से हारता है, मैं मन से नहीं हारा हूँ। मैं जितना अनुभव चाहता था उससे ज़्यादा लेके जा रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा लेके जा रहा हूँ। आपको कोई कार्य करने का मन अगर आपने ठान लिया है तो सिर्फ दिमाग ही दिमाग में रहे, वो तो सही नहीं है ना। आपने उसे करा और समझा कि बीजेपी के लोग काम कैसे करते हैं। अब बीजेपी के लोग, सिद्धांत उनका बढ़िया है, उनकी सोच बढ़िया है, सबसे अच्छी बात यह उनकी सोच बहुत बढ़िया है। काम जी नहीं, काम साम दाम दंड भेद सरकार नहीं जानी चाहिए। ये सोच अब उन्होंने अपनाई है, पहले नहीं अपनाई, क्रिया रूप में अपना लिया। क्रिया रूप में अपना लिया। पहले दूसरे अपनाते थे तो आप ये लोग उनको बुरा कहते थे। उसी में शामिल हो जाइए। किस में? उसी में इस सोच को और सीखिए बढ़िया से जा करके उसी में। मैं उनसे ज़्यादा क्रूर व्यक्ति हूँ, उनसे ज़्यादा क्रूर व्यक्ति हूँ। क्रूर हैं आप? इसलिए किससे मुझे खुशी हो ज़्यादा? रही है, किससे ज़्यादा? बीजेपी के सिद्धांतवादी लोगों से ज़्यादा। क्या वो क्रूर हैं? बहुत क्रूर हूँ। और उनसे भी ज़्यादा क्रूर हैं आप? हाँ, ये देखिए अब आप मुद्दे पर आ गए हैं। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। जिस सिद्धांत को लेकर, जिस बात को लेकर ये दूसरों को बुरा कहते थे बीजेपी के सिद्धांतवादी लोग, चाहे हमारे खुद के प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे खुद की सरकार है, हम भी उन्हें अपना ही मान रहे हैं, पराया नहीं मान रहे हैं। आज उन्होंने सब कुछ सीख कर अपना लिया है, इसकी मुझे खुशी है, क्योंकि मैं जिस नीति पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, जिस सैद्धांतिक विचारों को अपना चुका हूँ, वो इनसे भी ज़्यादा क्रूर है। बीजेपी का सिद्धांत, बीजेपी किसको बुरा कहती है वो सिद्धांत, हम किस सिद्धांत को अपनाते हैं वो सिद्धांत, बस अब इसके शिकायत कोई चर्चा नहीं होगी। बीजेपी का सिद्धांत राष्ट्रवादी सिद्धांत है, मैं इसे बुरा नहीं मानता। बीजेपी का समर्थन करने वाले राष्ट्रवादी लोग हैं, मैं इसे बुरा नहीं मानता। ना मुझे बीजेपी के समर्थकों से कोई एलर्जी है, ना बीजेपी के सिद्धांत से कोई एलर्जी है, ना बीजेपी के विचारों से कोई एलर्जी है। अच्छा मानता हूँ ये इतना अच्छा विचार है कि जिसे हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। लेकिन जब आप उस विचार पर चलते हुए दूसरों को कुचलने के रास्ते को अपनाने लगते हैं,
कि भैया दूसरे भी तो वैसे करते थे, वो लोग कौन हैं, वो किसके सिद्धांत थे। बंगाल में जाते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही हाल होता है जो आज यहाँ पर हो रहा है। वो तो मारते हैं पीटते हैं, इन्होंने मारा पीटा तो नहीं ना, शांति वाला विचार कर रहा ना इन्होंने। अपने लोग आगे लगा दिए, डीएम से कह दिया किसी का पर्चा मत लेना, बैंक में कह दिया मैनेजर से हाँ भाई सारा काम 2 काउंटर लगा सकते हैं, 1 काउंटर पर लगाना। और वहाँ भी किसी बुजुर्ग को लगा दिया उन्होंने जिसकी उम्र लगभग 58 साल के आसपास है। वो हल्के हल्के काम कर रहे हैं, 2 घंटे में लाइन यहाँ से यहाँ नहीं हो, 10 आदमी वो कर नहीं पा रहे हैं। ये सब सिद्धांत की बात है कि आप शांतिपूर्ण रुकावट पैदा कर रहे हैं, किसी को मार नहीं रहे, किसी को पीट नहीं रहे, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रहे, इकट्ठा कर रहे हैं। पुलिस से कह दिया बोलचाल नहीं करनी है, कोई कुछ बोले नहीं, तुम्हें गाली दे तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, लाठी नहीं चलानी है, ये सब पुलिस से कहा गया है। कोई बवाल नहीं चाहते, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन रुकावट पैदा कर रहे हैं। थोड़ा सा एक उनके देखिए सब लोगों के मन में एक दुविधा होती है कि हमें आगे बढ़ना है, दूसरों को नहीं बढ़ने देना है, सबके मन में भी होती है। अब बंगाल में कौन सी सरकार है, बिहार में कौन सी सरकार है, केरल में कौन सी सरकार है, वो भी ऐसी करती हैं, लेकिन वो मारते हैं, पीटते हैं, आग लगाते हैं, दूसरे प्रतिद्वंदियों को कष्ट पहुंचाते हैं, शारीरिक कष्ट उनसे अच्छे हैं या उनसे अच्छे हैं। ठीक है, ये उनका सिद्धांत है। वो एंटी मुस्लिम हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को मार नहीं रहे। दूसरे एंटी हिंदू बन जाते हैं, लेकिन वहां पे मारते भी हैं। तो अच्छे तो है ना, इसमें बुराई कौन सी बात है। अब जो हम बात कर रहे थे ना, तो हमें नरेंद्र मोदी जी के विचारों से कोई परेशानी है, वो करें, अच्छी बात है, हमें अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई क्योंकि उन्होंने रुकावटें पैदा करी। क्यों? अगर कल हम इस सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, कल तो हमारा है ना, नरेंद्र मोदी जी 10 साल जिए हैं, 15 साल जिए हैं, 100 साल की उम्र तो उनकी भी नहीं है। फिर अमित शाह जी आएंगे नहीं आएंगे ये भी नहीं मालूम। जैसे कि उनके बाद क्या कहते हैं उसे, वाजपेयी जी के बाद आडवाणी जी का नंबर नहीं आया, सरकार ही चली गई, वो भी गृह मंत्री के गृह मंत्री रह गए, उप प्रधानमंत्री बन के रह गए। ऐसे अमित शाह जी का भी हो सकता है। इससे पहले अगर उन्होंने अपने अंदर विचारों में परिवर्तन नहीं किया, और परिवर्तन क्या है, दूसरों को आगे बढ़ने से रोकना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप तो खाओ 56 भोग, 56 भोग, कुर्सी पर बैठोगे एसी के उस पर। दूसरा अगर धूप में खड़ा है 40 डिग्री के टेम्परेचर में 6-6 घंटे 8-8 घंटे, उसे एक पेपर भी ना लेने दो कि भैया तुम पेपर खारिज कर देना, लेने तो दो, जमा तो करने दो। ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। अब मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूँ, जब चींटियों को आप दाना नहीं डालोगे ना, तो वह आपके कान में घुस जाती हैं खाना खाने के लिए, समझे आप। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, कीड़े मकोड़े हमारे सारे आसपास होते हैं। आप कूड़ा घर पे रखो या कूड़ा बाहर फेंको, सबको भोजन चाहिए। भोजन का मतलब है कुछ ना कुछ चाहिए। अगर किसी के मन में है कि उसे कुछ काम करना है और वो उसे करने के लिए आप अवरोध उत्पन्न कर रहे हो, तो उसके मन में गुस्सा आएगा, वो अगली बार और दूनी ताकत से काम आगे बढ़ाएगा। मैं अपनी ताकत आगे बढ़ाऊंगा। मैं आचार्य चाणक्य जी के सिद्धांत पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं निचान, कुटान, देवान, पूजान, 4 शब्द के सिवाय कोई शब्द दूसरा नहीं जानता, और इतना क्रूर कि अपनी क्रूरता भूल जाएंगे। राहुल गुप्ता जी अत्यंत क्रूर हैं और आचार्य चाणक्य के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। बनारस आए हैं और जाएंगे नहीं, यानी जंग करेंगे। तो यह रहा अपने, इन्होंने जो इनके साथ घटित हुआ है उसे बताया, और इस लड़ाई को और भी आगे जारी रखेंगे। कोई लड़ाई नहीं है। आप लड़ाई क्यों कहते हैं?
अरे संघर्ष है ना, ये संघर्ष भी नहीं है। क्या है यार, ये क्या आए विचारों थे का आप? आदान क्या प्रदान यहाँ आए है। थे आप? उनसे गले मिलने आए थे? क्या आए थे आप? आप उनसे लव यू करने आए थे? संघर्ष नहीं है तो है क्या? क्या चाणक्य क्या सिद्धांत है? अगर संघर्ष नहीं है तो है क्या? संघर्ष किसे कहते हैं? यहाँ संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं है। आप 4 दिन झेले हैं, 8 घंटा धूप में खड़ा करा दिया और कह रहे हैं कि हम लव यू करने आए थे, लव यू करने आए थे। तो ऐसे ही आप जैसे लव यू करने वाले, लव यू नहीं है, क्या है? बच्चा बनना लव यू नहीं है। तो संघर्ष से क्या है? क्या वो राजा थे? कौन? क्या वो राजा हैं जिन्होंने अवरोध उत्पन्न किया है? नहीं। राजा कौन है? राजा नहीं है, राजा तो कोई नहीं है। अरे राजा वही है, बस ऊपर वाला है। जी नहीं, भारत के संविधान में मत देने वाला व्यक्ति राजा है। और तो वहां हम जाते और हम आगे भी जाएंगे। अब बात यह है कि यहाँ लोग दुश्मनी बना लेते हैं। राष्ट्रीय पार्टियां भी अपने आप में एक ऐसा विचार उत्पन्न कर लेती हैं, अरे भाई आज आपके लिए कोई जिंदाबाद कह रहा है, कल वो हमारे लिए भी कह सकता है। ठीक बात है, ठीक बात। क्यों कह सकता है? क्योंकि उसके मन में राष्ट्रीयता भावना है। अगर मैं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हूं, जनता को नहीं राजा को अगर आप लगते हो तो वो आपके लिए है समर्थक के रूप में। आप चले जाओगे तो वो हमारे लिए भी हो जाएंगे। ठीक बात। तो मैं जनता से क्यों दुश्मनी मोल लूँ? ठीक बात। जनता से क्यों बैर रखूँ? आप वो आपको अच्छा कह रहे हैं, हमें बुरा कर रहे हैं, क्यों? नहीं, लेकिन नहीं, मेरा मन इतना वैसा नहीं है कि मैं ये समझूं कि भैया क्या कहते हैं उसे, वो सामने वाला व्यक्ति वो मेरा प्रतिद्वंदी है। ठीक बात। कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। आप राजतंत्र में, आप लोकतंत्र में होते हुए भी राजतंत्र की कल्पना करिए, यहाँ कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। ठीक बात। यहाँ एक शासक का उदय हो रहा है। अभी बीजेपी का उदय हो रहा है, कल को कांग्रेस का भी होगा या कल को हमारा भी होगा। तो वही जनता अगर ये देखेगी कि यार ये भी वही बात कर रहे हैं यार जो बीजेपी करती थी, तो वो उनके समर्थक हो जाएंगे। इंदिरा गांधी को ना उन्हीं लोगों ने वोट दिया है जो पहले बीजेपी को, अभी वोट बीजेपी को दे रहे हैं। तो यहाँ पे जनता का कोई दोष नहीं है। जनता चाहती है राष्ट्र हित में रहने वाले व्यक्ति का साथ देना, वो आज उनका दे रही है। ठीक बात है, कल को हमारा देगी। ठीक है, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।